जोर से चल रही है रामलला के जन्मोत्सव को लेकर रामनगरी में उत्साह है। वहीं रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक होगा, लेकिन मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि इस रामनवमी से हर दिन रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा और इस तरह ये परंपरा स्थायी हो जाएगी। पिछले साल रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली बार उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया था। इस बार रामनवमी 6 अप्रैल को पड़ने वाली है और इस बार भी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। पिछली रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ था। राम भक्तों को फिर से रामनवमी का बेसब्री से इंतजार है, जब सूर्य देव रघुनंदन का अभिनंदन करेंगे। लेकिन भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि इस रामनवमी से हर दिन रामलला का सूर्य तिलक होगा। अगले 20 साल तक हर रोज रामलला का सूर्य तिलक होगा। जो शिखर की प्रगति है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो परमानेंट व्यवस्था होगी सूर्य किरण की अगले 20 वर्ष के लिए, जैसा कि आपको बताया था कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम में कर लिया जाएगा, तो वह व्यवस्था संभव हो पाएगी। यानी अब अस्थायी की बजाय स्थायी व्यवस्था इस वर्ष के सूर्यकिरण की होगी। और यह भी कार्यक्रम लिया गया है कि चूँकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उसका अनुभव करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो अयोध्या शहर में और यथासंभव देश और विदेश में भी उस कार्यक्रम को दिखलाया जाएगा। पिछले साल सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ रही थीं। ये अद्भुत तस्वीरें पूरे देश ने देखी। पूरा देश भाव विभोर था। अयोध्या की धरती पर रामलला का सूर्याभिषेक आस्था और विज्ञान के संयोग से संभव हो पाया था। सूर्य अभिषेक के लिए ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम तैयार किया गया है। दोपहर 12 बजे प्रक्रिया शुरू होगी। राम मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर रिफ्लेक्टर है। पहले सूर्य की किरण रिफ्लेक्टर पर पड़ेगी। किरणें 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर दर्पण पर गिरेंगी। दर्पण से सूर्य की किरणें फिर रिफ्लेक्ट होंगी। इसके बाद पीतल के पाइप के साथ 90 डिग्री पर मुड़ेंगी। सूर्य की किरणें नीचे की ओर जाएंगी। रास्ते में 3 लेंस लगाए गए हैं। दूसरी मंजिल से किरणों की तीव्रता बढ़ जाएगी। बाद में सूर्य की किरणें 2 और लेंस से गुजरेंगी। किरणें पाइप के दूसरे छोर के दर्पण पर पड़ेंगी। दर्पण रामलला के सामने 60 डिग्री के एंगल पर लगा है और इसके बाद रामलला का सूर्याभिषेक होगा। राम मंदिर के दर्शन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं राम दरबार की स्थापना मई के महीने में होगी। तो अयोध्या के हर घर में भगवान के जन्मोत्सव की होगी धूम। जगह जगह तोरण द्वार बनाए जाएंगे, नगर को सजाया जाएगा। जन सहभागिता से भगवान रामलला के जन्मोत्सव को बेहद खास और भव्य बनाया जाएगा। रामलला के परिसर में यानी कि अंगद टीला पर यहाँ पर बाकायदा 7 दिवसीय राम कथा का आयोजन होगा। तो इसके साथ ही राम मंदिर परिसर में 7 दिन तक लगातार रामार्चा और तमाम वाल्मीकि रामायण का पारायण होगा। भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दुर्गा सप्तशती के पाठ किया जाएगा और इसके साथ ही राम मंदिर के यज्ञशाला में 1 लाख महामंत्रों की आहुतियाँ दी जाएंगी। 9:30 से प्रभु का अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। 10:30 बजे तक अभिषेक चलेगा। अभिषेक के पश्चात कुछ क्षणों के लिए पर्दा आएगा, पट बंद होंगे। उसके बाद कटिवस्त्र धारण करने के बाद प्रभु का श्रृंगार प्रारंभ हो जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए पास की व्यवस्था की जाएगी। राम मंदिर के बारे में अहम जानकारी भी सामने आई है। राम मंदिर के भवन निर्माण का अधिकतर कार्य इस साल के आखिर तक हो जाएगा। क्योंकि ऑडिटोरियम का कार्य तो बहुत बड़ा है, उसको छोड़ करके सभी कार्य दिसंबर 2025 में पूर्ण हो जाएंगे। तो आप यह विश्वास कर सकते हैं कि वर्तमान में जो योजना मंदिर निर्माण और उससे संबंधित भवनों की है और श्रद्धालुओं को सुविधा देने की है, वह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। रामनवमी हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है, जिसे लेकर अयोध्या में भारी उत्साह है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमीश गोस्वामी की रिपोर्ट।
लखनऊ के बालगृह रिहैब सेंटर में फूड पॉइजनिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल का दौरा किया। लखनऊ के बृहदेश्वर में राष्ट्रीय बालगृह निर्माण रिहैब सेंटर का ये 23 मार्च का मामला है, जहां शाम के वक्त खाना खाने के बाद अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुके थे। पहले 2 दिन तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद रिहैब सेंटर की तरफ से मामले को दबाने की कोशिश की गई। जब केजीएमयू में चौथे बच्चे की मौत हुई तो इसके बाद पूरा मामला खुल गया। बच्चों को फूड पॉइजनिंग से खाने से दिक्कत हुई है। बच्चों को गहन चिकित्सा में रखा गया है। हम लोग स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बच्चों को जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी हमने मंगाया है। किस बच्चे में पहले से कोई बीमारी तो नहीं थी, और सभी बच्चों को स्वस्थ करके हम उनके स्थान पर वापस भेजेंगे और स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। सभी बच्चों की हालत स्थिर है। अभी भी लखनऊ के अलग अलग अस्पतालों में बच्चों को भर्ती कराया गया है। लोक बंधु अस्पताल में सबसे ज्यादा 16 बच्चों को एडमिट कराया गया है। यहाँ 25 बच्चों को भर्ती कराया गया था, जिनमें से 2 की जान चली गई। वहीं 2 बच्चों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। वहीं 5 बच्चों को डिस्चार्ज भी किया गया है। टोटल हमारे पास 16 बच्चे भर्ती हैं, वो स्टेबल हैं और उनकी फर्दर हम लोग और इन्वेस्टिगेशन पार्ट्स, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जिसकी आवश्यकता फिजिशियन को लग रही है, सिटी स्कैन भी हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे मानसिक रूप से थोड़े से कम हैं, तो वो अपनी समस्या को बता नहीं पा रहे हैं कि उनको समस्या क्या है। लोक बंधु अस्पताल के निदेशक ने मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है, जो बच्चों की मौत की वजह पर अपनी रिपोर्ट देंगे। न्यूज़ 18 के लिए आलोक शुक्ला की रिपोर्ट। झांसी में कब्रिस्तान की जमीन पर विवाद हो गया है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए। वहीं मामले की शिकायत और विवाद बढ़ने पर प्रशासन जांच में जुटा है। मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के दतिया गेट का है, जहां 8 एकड़ 92 डेसिमल जमीन को लेकर पिछले कई दशकों से हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि उसकी पुश्तैनी जमीन जिस पर खेती होती चली आ रही थी, उस जमीन पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जबरन दबंगई से कब्जा कर लिया। खेती की जमीन पर कब्र खोदी गई। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि हिंदू पक्ष 6 एकड़ 32 डिसमिल जमीन को अवसायी प्लॉट बनाकर बेच सकता है। बाकी बची 2 एकड़ 64 डिसमिल जमीन को मुस्लिम पक्ष कब्रिस्तान बनाकर इस्तेमाल करता आया है। मुस्लिम पक्ष का आरोप ये भी है कि हिंदू पक्ष ने अपनी पूरी जमीन बेच दी। अब मुस्लिम पक्ष की जमीन, जिस पर 200 साल से भी ज्यादा समय से कब्रिस्तान बना हुआ है, और मारने के लिए दम दे रहा है। वहाँ दी थी हम लोग कोतवाली में, तो वहाँ लग गया मुकदमा उनके कायम। हाँ, जमीन थी 8.5 एकड़। वो 2 एकड़ डेसिमल दावा कर रहा है कि हमारी ये पूरी है। हमारी पूरी थी। विवाद बढ़ने पर एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी तक मामला पहुंच गया। तो पक्षों को यहाँ बुलाया गया था। एक पक्ष आए थे, उन्होंने अपने कागज दिए हैं। लेखपाल को बुला करके उनके अभिलेखीय स्थिति की जांच कराई जा रही है और ईद नवरात्र के दृष्टिगत किसी भी व्यक्ति को यथास्थिति में छेड़छाड़ की अनुमति नहीं है। जिसके बाद जांच पड़ताल शुरू की गई। दोनों पक्षों को विवाद वाली जगह पर न जाने के लिए कहा गया है। अब किसका दावा मजबूत है, इसके लिए प्रशासन पड़ताल कर रहा है। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्नवी मिश्रा की रिपोर्ट। महोबा से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां 19 साल की लड़की को 5 सालों से काला सांप पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो लड़की को 13 बार डस चुका है। इस बार फिर से सांप ने लड़की को अपना शिकार बनाया और लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स भी इस घटना से हैरानी में हैं। आए दिन लड़की के साथ घट रही इन घटनाओं से परिजन भी दहशत में हैं। लड़की को गंभीर हालत में झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जिले के चरखारी तहसील के पंचमपुरा गांव की घटना है। दोनों भैया आदमी बच्चे घर में थे। वहाँ पर बच्ची हमारी बैठी थी और छोटे छोटे बच्चे भी बैठे थे। और एक गद्दा डाले थे, उसी गद्दे में सांप ने काट लिया। पर बच्चों ने चिल्लाना हमको फ़ोन किया, हम हाथ से भागे, फिर अस्पताल ले आए।
चरखारी ले गए, वहाँ पर 3 घंटा इलाज हुआ, होश में आ गई, फिर नशा में दब रही, डॉक्टरों ने महुआ रेफर कर दिया। जब पूजा रख जाता है तो काटता है, शनिवार को रखने आता है तो इतवार को काट लेता है, अगर मंगलवार को रखेगा तो बुधवार को काटता है। तो पूजा रखते हैं उसी से परेशान है, 12 बार काट लिया। तो घर में सभी को दिखता है? तो सबको ही है, छोटा है, अंधे है, हमारे जेठ अंधा है, उसको कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी। तो घर में और किसी को नहीं बोल, देखो अभी काटा तो अभी साथ में बच्चे ले रहे खेल रहे। और मुरादाबाद से खबर है, जहां भाजपा नेताओं में मारपीट हुई है। कांट विधानसभा से पूर्व विधायक राजेश कुमार उर्फ चुन्नू और ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह के बीच मारपीट हुई। पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते वहां मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो वायरल है। दोनों नेताओं के बीच पानी की बोतलें तक चली और इस कार्यक्रम में मारपीट भी हुई। वो सरकार के 8 साल पूरा होने पर कार्यक्रम किया जा रहा था, जिस दौरान ये मारपीट हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की वादियां बर्फ से ढकी हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं, जहां वो स्नो बाइकिंग के साथ दूसरे एडवेंचर्स का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कुदरत ने गुलमर्ग को खूबसूरती से नवाजा है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक पहुँचते हैं। गुलमर्ग इन दिनों भी सैलानियों से गुलजार है। गुलमर्ग में स्नो बाइक की सवारी सैलानियों को एडवेंचर का मौका देती है। वहीं गोंडोला की सवारी के बिना भी सैलानी वापस नहीं लौटते। गुलमर्ग के किंगडोरी में स्नो बाइकिंग का अनुभव तो सैलानी करते ही हैं, साथ में यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का भी एहसास करते हैं। सुबह से ही सैलानियों की भीड़ देखने को मिलती है। हमारे साथ आते हैं, वो पूरा गाइड करते हैं कैसे करना है, क्या करना है, तो वो ज्यादा सेफ रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं करने देता, सब बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस। बाकी सब टूरिस्ट वहाँ अटके हुए हैं, आप यहाँ पहुँचे, क्या कहना चाहिए? हम सब पहुँचे हैं, आप भी तो इधर है। बाकी लोग भी हैं वहाँ अटके, डरते हैं? डर तो नहीं? नहीं, बहुत मजा आया हमको, और स्नो भी गिर रहा है, इसलिए हमारा आनंद और बढ़ गया है। गुलमर्ग में कई लोग स्नो बाइकिंग के पेशे से जुड़े हुए हैं। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से पर्यटन से जुड़े लोग भी बेहद खुश हैं। वहीं सैलानियों को शहर के शोर से दूर वादियों में सुकून की अनुभूति हो रही है। हमने फॉरेन क्यों जाना चाहिए यार, इतना खूबसूरती है इंडिया में। हाँ, बहुत, हम पूरी फैमिली के साथ आया हूँ, बहुत एंजॉय किया हूँ। यहाँ का लोग भी बहुत इतना ही खूबसूरत है, खाना भी बहुत टेस्ट है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं तो डर रही थी, हाँ, आने के लिए डर रही थी, लेकिन आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं कहीं सही स्वर्ग में आई हूँ, ऐसा लगा। इस तरह सैलानी जहां स्नो बाइकिंग का लुत्फ ले रहे हैं, तो वहीं कुदरत के खूबसूरत नजारों को अपने कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।